ट्वेल्थ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले से 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और मैं आपको इस चारों क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, 4 लाइक चाहिए हमको। तो देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करे उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन उन्हें कहते हैं जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करे। राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम है स्थिर ताप पर अवाष्पशील युक्त विलयन में विलायक के वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं PA समानुपाती XA। ये है राउल्ट का नियम। तो आदर्श विलयन में हमारा यही कहा गया है कि आदर्श विलयन वह है जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों को, चाहे जितना ताप हो और सांद्र हो, उसके सभी परिस्थितियों को में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करें उन्हें क्या कहते हैं, हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो हमारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड हम लोग देखेंगे। सेकंड क्या हमारा, सेकंड हमारा है शून्य कोट की अपक्रिया। देखिए शून्य कोट की अपक्रिया हम देखेंगे कि शून्य कोट की अपक्रिया हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए लिखा क्या है, यदि किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी क्या लिखा है, यदि किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, ये इंपॉर्टेंट है। अभिकारकों की सांद्रता मतलब सांद्रता क्या करता है, सांद्रता जो है अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है। क्या करता है, वेग को बढ़ाता है। देखिए जो हमारा सांद्रता होता है वो जो है अपक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। तो हमारा कुछ लिखा क्या है, यदि किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी जो उसकी सांद्रता है, अपक्रिया का वेग जो है अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया। तो इधर देखिए लिखा गया शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए हमारा दिया R इक्वल टू के इंटू ए नॉट, और इस जो R है वो दर समीकरण है, के है जो है स्थिरांक है, इसको हम स्थिरांक कह सकते हैं। जो ए हमारा है वो वाष्प दाब है। तो हमारा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोट की वह क्रिया जिसकी दर एक अभिकारकों के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें क्या लिखा है, वह क्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं या कहलाती है। इसका एक और परिभाषा है, इसका अगला परिभाषा हमारा आता है, वह अपक्रिया जो एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जो एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। इसका जो है मात्रक होता है समय, और इसको भी हम प्रदर्शित करते हैं R इक्वल टू के इक्वल टू ए नॉट, दर स्थिरांक से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें भी मार्क आप लगा लीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जो जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता
के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक, इतना तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम देखेंगे अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। थोड़ी देर के लिए देखिए, जो है तीनों चारों आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अपना होगा क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो ये हमारा जो था ये 4 नंबर क्लियर हो गया है और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखेंगे हम इसमें पहले में इसमें लिखा है फैराडे की क्या लिखा है, फैराडे की विद्युत अपघटन का पहला नियम क्या है। फैराडे की विद्युत अपघटन का पहला नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार हम देखेंगे विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। तो लिखा क्या गया है, विद्युत अपघटन से क्या लिखा गया है दोस्तों, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के क्या होता है, विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। तो ये हमारा था, देखिए दोस्तों ये हमारा इस प्रकार ये हो गया। अब इसमें कुछ मुख्य आते हैं। तो देखिए जो हमारा विद्युत जो एकत्रित पदार्थ है, इसको हम W से, यानी जिसको हम कहते हैं भार, W समानुपाती किसके होता है, आवेश के समानुपाती हो गया। तो अब हम W इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा, उसको बोलते हैं Z Q। अब हम जानते हैं दोस्तों कि Q का जो मान होता है I इंटू टी होता है। आवेश और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर W इक्वल टू Z, इसके Q के स्थान पर हम IT रख देंगे। क्या रख देंगे, IT। तो हमारा जब W इक्वल टू Z IT आ गया। अब हम जानते हैं कि जो Z होता है वो किसके बराबर होता है, E अपान F। किसके बराबर होता है, E अपान F के बराबर होता है। इसमें जो F होता है वो क्या होता है, F जो होता है फैराडे स्थिरांक। क्या होता है, फैराडे स्थिरांक, जिसको हम फैराडे स्थिरांक बोलते हैं। इसका जो कुल मान होता है 96,500 फैराडे होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे ई जो होता है रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रासायनिक तुल्यांक। ये हमारा है रासायनिक तुल्यांक। और जेड को हम बोलेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। तो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया है। तो हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई अपान ई एफ इक्वल टू इंटू आई टी। और हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई इंटू टी। हमारा इस प्रकार से हो गया है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो है पहला फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम था, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपको मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं ये क्वेश्चन 3 टर्म में आए हैं। 2014 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको जरूर करके आना। और अब आते हैं हम फैराडे के द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम हमारा कहता क्या है फैराडे का, उस पर हम आएंगे। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित नहीं होती है तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की भार तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। इसमें कहा क्या गया है, जब हम क्या करते हैं, दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित नहीं होती तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की भार तुल्यांकी
धार के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। इसको चाहे तो आप इसके साथ मार सकते हो या लिख भी सकते हो। चलो हम इसको बताते हैं कैसे होता है। तो हमारा कैसे होता है, तो हम पहले यहाँ पर दो सेल बनाएंगे श्रेणी क्रम में जो जुड़े होंगे। तो इस प्रकार हम, ये हमारा पहला हो गया है विद्युत अवघटनी, ओहो जिसको हम बोलते हैं बीकर, और ये हमारा हो गया दूसरा। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। तो इस प्रकार हम सेल को जोड़ दे रहे हैं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद इसको हम कुंजी लगाएंगे। कुंजी लगाने के बाद इसको हम एमीटर से जोड़ देंगे और इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड रहेगा। एक इसको हम प्लस इलेक्ट्रोड कहेंगे और एक इलेक्ट्रोड ए रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे, माइनस इलेक्ट्रोड कहेंगे। और इधर से ये भी प्लस इलेक्ट्रोड, इधर से ये भी माइनस इलेक्ट्रोड रहेगा। अब हम इसको जो है इससे जोड़ देंगे और इसको जो है इस प्लस वाले को, ये माइनस रहेगा, ये प्लस वाले को रहेगा। इस माइनस सिरे को हम जोड़ेंगे इस माइनस से और इस प्लस वाले सिरे को जोड़ेंगे हम इस माइनस वाले सिरे को। तो देखते हैं जब ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा सेल है, और जब हम इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारी धारा जो है इधर से देखिए जब आती है धारा, जब इधर से बहती है धारा, और यदि हम धारा धनावेशित कोण से वो करते हैं तो आकर्षित हो जाती है, और इधर से जब हम करते हैं तो धारा जो है सेल में रह जाती है। कुछ कारण जो है धारा ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाती, जिससे हमारा क्या होता है, दो समीकरण हमें बनते हैं। पहला हम इसमें सेल 1 में लिखेंगे। सेल 1 में हम लिखेंगे W1 इक्वल टू Z1 इंटू Q1। उसके बाद हम लिखेंगे सेल 2 में, सेल 2 में लिखेंगे W2 बराबर Z2 इंटू Q2। हमारा दो इक्वेशन हो गया, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे क्या, अब हम Q को आगे लाएंगे और W1 अपान Z1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको लाएंगे Q2 इक्वल टू W1 अपान Z2। हम इसको समीकरण रहने देते हैं बिना, समीकरण नंबर 1 या हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब करते क्या है, समीकरण 1 व 2 से हम भाग देते हैं। तो W1 अपान W2 हो गया, नहीं गलत हो गया जी। तो हम जब भाग देंगे हम करेंगे क्या, W1 अपान Z1 इक्वल टू W2 अपान Z2। अब देखते हैं हम, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि Z1 का मान, इसका मान Z1 का मान हमें प्राप्त हुआ है E1 अपान F। देखिए जो जड हम जड बराबर हम बताए थे पहले नियम में E अपान F होता था, तो इसका जड बराबर E1 अपान हो गया F। उसके बाद Z2 बराबर क्या हो गया, E2 अपान F। तो हम इसमें जो है जड का मान इसमें हम रख देंगे। तो ये हमारा W इक्वल टू क्या हो गया, W1 इक्वल टू हो गया E1 अपान F और W2 इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, E2 अपान F। इस तरीके से हमारा ये समीकरण हो गया। देखिए हम आपको दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। दो बीकर लेते हैं हम, एक बीकर ए एक बीकर ए, इसमें हम कुछ द्रव की मात्रा प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद हम श्रेणी क्रम में बैटरी से इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड एक ऋणावेश इलेक्ट्रोड, और दूसरे में वही करते हैं हम। उसके बाद इसके धन सिरे से इसके धन सिरे में जोड़ देते हैं और इसके बाद इसके ऋण सिरे से इसके ऋण सिरे में जोड़ देते हैं। हम एक कुंजी लगा देते हैं यहाँ पर और इसको मान लेते हैं सेल 1 है, इसको मान लेते हैं सेल 2 है। और जब हम इस सेल में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसमें से धारा जो होती है प्रवाहित नहीं हो पाती, और इसमें से पूर्ति धारा, जब हम इधर धारा प्रवाहित करते हैं तब भी नहीं प्रवाहित हो पाती। और क्या होता है, जो विद्युत जो ये जल है, जो ये अपघट्ट है, इसका कुछ पदार्थ इसमें जो है अवक्षेपित हो जाता है। तो हम इस प्रकार समीकरण बनाते हैं, यानी W जो भार इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होता है तो हम उसे कहते हैं W1 इक्वल टू W1 इसको इक्वल टू Z1 इंटू Q1। इस पहले नियम में हम पढ़ चुके थे, पहले नियम में हम पढ़ चुके थे। तो हम W1 इक्वल टू Z1 इंटू Q1 पहले सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए क्या करेंगे W2 Z2 इंटू Q2। अब हम Q1 को यहाँ लाएंगे, Q1 को हम यहाँ लाएंगे, उसके बाद W1 अपान Z1 समीकरण नंबर 1, Q2 को हम यहाँ लाएंगे और यहाँ करेंगे W1 अपान Z2 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से।
समीकरण 1 व 2 से हम भाग देंगे तो W1/Z1 हो जाएगा, W12/Z2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं Z2 का Z का मान जो है हम जानते हैं कि क्या होता है, Z बराबर E/F। तो हम पहला सेल के लिए इसे E1 मान लेंगे और इसे Z1 मान लेंगे। तो हम यही करे हैं, यहाँ पर Z1 इक्वल टू E1/F, Z2 इक्वल टू E2/F, इस मान हम रख देंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला ये है। फैराडे का द्वितीय नियम आप नोट भी कर सकते हैं इसको, और इसे तैयार भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं फैराडे की विद्युत आपूर्ति का पहला नियम, इसे भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, इसे भी याद तैयार कर सकते हैं। और हमारा आता है आदर्श विलयन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे दृष्टि से, और आप इसको तैयार करोगे तो आपको 12 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। तो हाय फ्रेंड, हो सकता है मुझसे कोई गलतियाँ हुई होंगी, और जो गलतियाँ हुई होंगी वो आप बता सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।